स्पेशल शो ऑफ फिल्मी बातें। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर यानी कि रॉ की, जिसमें मुख्य भूमिका में है जॉन अब्राहम। हम बात करेंगे इस फिल्म की अलग अलग पर्सपेक्टिव से, कोशिश करेंगे आपको बताने की कि ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए या क्यों नहीं देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम 9 पॉइंट रिव्यू। अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो ये एक स्पाई थ्रिलर है जो कि 1971 में सेट है। ये रिवॉल्व करती है एक रोमियो अली नाम के स्पाई की, जिसको कि रॉ खास तौर पे पाकिस्तान भेजती है ताकि वो वहाँ से हमें रेगुलर इंटेलिजेंस भेजता रहे, ताकि हिंदुस्तान किसी भी तरह से पाकिस्तान से पीछे ना रह जाए, क्योंकि 1971 है, वॉर कभी भी हो सकती है। तो इसलिए रोमियो अली का पाकिस्तान में रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह की फिल्में हमें पहले शायद उतनी देखने को नहीं मिलती थी, पर राजी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है और उरी में भी हमने देखा किस तरह से इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी नेशनल सिक्योरिटी का, किसी भी स्पाई थ्रिलर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्योंकि फिल्म 1971 में सेट है, यहाँ पे पीरियड डिटेल और उस तरह की कहानी, उस तरह के कॉस्ट्यूम्स, उस तरह के सेट्स, उसको उस तरह से दिखाया गया कि नहीं, ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। रॉ की अगर डायरेक्शन की बात करें तो मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा रॉबी गरेवाल की। स्पाई थ्रिलर्स के साथ हमेशा एक चैलेंज रहता है कि लॉजिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए वो उसका नैरेटिव। तो स्क्रीन प्ले लेवल पे फिल्म तो लॉजिकली कंसिस्टेंट है ही साथ डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। जिस तरह से उन्होंने इस 1971 के पाकिस्तान को रिक्रिएट किया है, इनफैक्ट उस पूरे पीरियड को बहुत ही खूबी के साथ क्रिएट किया है। सेट पीसेस बहुत अच्छे हैं, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, डायलॉग उस एरा को रिफ्लेक्ट करती हैं और कहीं भी हमें आउट ऑफ प्लेस नहीं लिखता। इससे पहले हमने राजी में भी देखा था, वो भी 1971 में सेट थी, पर कहीं ना कहीं मुझे रॉ और ज़्यादा अच्छी लगी इन टर्म्स ऑफ पीरियड डिटेल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है हिस्टोरिकल एक्यूरेसीज़ को और कहीं भी हमें इस तरह की लिबर्टीज़ नहीं दिखती कि हम इस इवेंट्स को किसी भी तरह से डाउट करें या शक करें। जो भी हम देखते हैं वो एक्चुअली ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और डायरेक्टर ने और पूरी क्रिएटिव टीम ने कोशिश करी है कि वो लॉजिकल कंसिस्टेंसी थ्रू आउट मेंटेन रहे। बॉलीवुड सबसे ज़्यादा जिसकी इसके लिए जाना जाता है वो है सॉन्ग सीक्वेंसेस। अक्सर स्पाई थ्रिलर्स में हम देखते हैं कि डायरेक्टर्स रिलक्टेंट होते हैं सॉन्ग्स को यूज़ करने में, पर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स दिखता है हमें गानों का। यहाँ पे एक रोमांटिक नंबर है जी लैंड दे जैसा, यहाँ पे एक कवाली है अल्लाहू अल्लाह नाम की, और साथ ही साथ बुल्लिया नाम का एक पार्टी सॉन्ग है जिसे हमने रब्बी शेरगिल ने गाया है। अगर हम जी लैंड दे की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत में पिक्चराइज किया गया है और बहुत अच्छी तरह से इस सॉन्ग में रोमांस निकल के आता है मोनी रॉय और जॉन अब्राहम के बीच में, जिसको कि मैं फिल्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाई पॉइंट भी कहूँगा। बुल्लिया शुरू में ही आता है, एक पार्टी सॉन्ग है और फिल्म की बहुत अच्छी टोन सेट कर देता है। फाइनली अल्लाहू अल्लाह एक बहुत कमाल की कवाली है जो एक रूहानियत ऐड करता है इस फिल्म के नैरेटिव में। थ्रू आउट ये सॉन्ग्स जो हैं इस फिल्म में कहीं भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगते, इनफैक्ट इसके नैरेटिव को, कहानी को आगे ही बढ़ाने में मदद करते हैं और ये एक बहुत प्लस पॉइंट है रॉ का। स्पाई थ्रिलर्स में अक्सर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और यहाँ पे मुझे लगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा वीक है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक नैरेटिव को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और स्पाई थ्रिलर्स में खास तौर पर यहाँ पे अगर थोड़ी सी मेहनत और की जाती तो शायद और ज़्यादा मज़ा आ सकता था। यहाँ पे मैं फिल्म को थोड़ा सा कमज़ोर मानता हूँ। रॉ की एडिटिंग मुझे कहीं जगह थोड़ी ढीली लगी। फिल्म शुरुआत में काफ़ी टाइम ले लेती है सेटअप वगैरह में और धीरे धीरे पेस पिक करती है और एंड आते आते तक काफ़ी टाइट हो जाता है नैरेटिव, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी 2.5 घंटे की रन टाइम में 10 से 15 मिनट बहुत आसानी से काटे जा सकते थे। अगर बिल्डअप थोड़ा और जल्दी होता तो ये फिल्म और अच्छी तरह से बांध पाती व्यूअर्स को, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम रॉ में परफॉर्मेंसेस की बात करें, जॉन अब्राहम हमेशा की तरह बहुत अच्छे लगे हैं। उनकी एक्टिंग रेंज लिमिटेड है, हम जानते हैं, लेकिन उस लिमिटेड एक्टिंग रेंज के अंदर वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को दिखाते हैं। किसी भी तरह से उन्होंने अपनी एक्शन पार्ट्स में, अपने ड्रामा पार्ट्स में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी और उनका एक नेशनलिज्म जो धीरे धीरे निकल के आया है, हमने परमाणु में देखा, हमने फिर उसके बाद सत्यमेव जयते में देखा उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन स्टैंड, और फाइनली हम यहाँ पे देख रहे हैं उनको 1971 में एक इंडियन स्पाई के रोल में। मोनी रॉय का रोल इंटरेस्टिंग है, इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। गोल्ड में जितना उनको स्क्रीन टाइम मिला था उससे यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। उनका एक रोमांटिक एंगल भी बहुत अच्छे वे में एक्सप्लोर किया गया है जॉन के साथ, लेकिन जिस तरह से हमने मोनी रॉय को टेलीविजन में देखा है, कमाल की खूबसूरत अदाकारा हैं, उनकी एक्टिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो चीज़ बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। सबसे ज़्यादा कमाल की परफॉर्मेंस है सिकंदर खेर की, जो कि एक ISI एजेंट के रोल में है। उनकी परफॉर्मेंस की सबसे खास बात है उनका वेस्टर्न पंजाबी एक्सेंट।
अगर आप लोग पाकिस्तानी फिल्म्स देखते हैं या पाकिस्तानी सीरियल्स अगर आपने कभी देखे हैं तो आपको इस बात का पता होगा कि ईस्टर्न पंजाबी एक्सेंट और वेस्टर्न पंजाबी एक्सेंट में काफ़ी फ़र्क है। और सिकंदर खेर ने जिस तरह से बारीकियां पकड़ी हैं, जब वो अकबर मलिक को अकबर मल्क कहते हैं तो वो पंजाबी एक्सेंट जो कि पाकिस्तान में बोला जाता है वो बहुत अच्छी तरह से निखर के आता है। वो नुआंसेस और सटल्टीज़ हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं विद रिगार्ड्स टू एक्सेंट। और यहाँ पे सिकंदर खेर की हमें तारीफ करनी चाहिए, उनकी डेडिकेशन की, किस तरह से उन्होंने अपने एक्सेंट पे काम किया और इस कैरेक्टर में एक कन्विक्शन ऐड करी। फाइनली मैं बात करना चाहूँगा जैकी श्रॉफ की। जैकी श्रॉफ यहाँ पे रॉ के हेड के रोल में हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा, जॉर्ज स्माइली का एक कैरेक्टर आपको ज़रूर याद आएगा उनको देखकर। बहुत ही अलग तरह की एस्पियोनेज फिल्म है ये, जेम्स बॉन्ड तरह की हाई एक्शन थ्रिलर नहीं है, जबकि यहाँ पे बात की जाती है डबल एजेंट्स की, ट्रिपल एजेंट्स की, मोल्स की, ब्यूरोक्रेसी की, कैसे वॉर रूम्स में बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और उस स्ट्रेटेजी के बेस पे यू कैन विन और लूज वॉर्स। यहाँ पे जैकी श्रॉफ अपनी रोल की में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी है। इनफैक्ट बहुत लंबे अरसे के बाद हमें जैकी श्रॉफ इतने अच्छे रोल में दिखे हैं। आई थिंक लास्ट टाइम जब उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी तो देवदास के उनके चुन्नी बाबू हमें याद आते हैं। हमने बात करी रॉ की स्ट्रेंथ्स की, रॉ की वीकनेसेस की। मेरे हिसाब से रॉ की स्ट्रेंथ उसकी वीकनेसेस को पूरी तरह से आउटमैच कर देती है। ये बहुत अच्छी से बनाई हुई स्पाई थ्रिलर है और कहीं भी हमें ये नहीं लगता कि इस फिल्म में किसी तरह की लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी है, तो वहाँ पे मैं इस फिल्म को फुल पॉइंट्स दूंगा। इसमें एक इंटरनेशनल क्वालिटी है और मैं उम्मीद करता हूँ रॉ के बाद हमें और इस तरह की फिल्में देखने को मिलेंगी। जो ट्रेंड राजी ने स्टार्ट किया था, आई थिंक उस ट्रेंड को रॉ काफ़ी आगे लेके जाती है और अब हम इंटरनेशनल क्वालिटी के स्पाई थ्रिलर्स बना रहे हैं और आई थिंक हमें इस चीज़ को लेके बहुत प्राउड होना चाहिए। अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार देता हूँ 5 में। कहीं ना कहीं इसकी एडिटिंग वीक है और कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लेती है बिल्डअप में। अगर इसका बिल्डअप और ज़्यादा स्विफ्ट होता तो ये फिल्म और अच्छी तरह से व्यूअर को पकड़ पाती। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इस फिल्म में थोड़ा सा पेशेंस इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्गर रन में आप रियलाइज़ करेंगे ये फिल्म आपको एंड तक बांध के रखेगी और कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि इस फिल्म ने आपको डिसअपॉइंट किया। अक्सर होता क्या है कि जो इस तरह के स्पाइज होते हैं वो अनसंग हीरोज़ रह जाते हैं, कभी भी हम ये एक्नॉलेज नहीं कर पाते, उनका फ्यूनरल के टाइम पे भी उनको उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिलती। रॉ ट्रिब्यूट है उस तरह के अनसंग हीरोज़ के लिए जो अपनी ज़िंदगी निछावर कर देते हैं देश के लिए, लेकिन शायद देश या देश के लोग कभी जान ही नहीं पाते कि वो लोग कौन थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपना सब कुछ निछावर कर दिया हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे रॉ एक बहुत कमाल की फ़िल्म है और आई थिंक ऐसी फिल्म्स और बननी चाहिए। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया और हमारे और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द डेली डेली और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें टाइमली वे में। तो अगली बार तक मैं फिल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली खान आपसे इजाज़त देता हूँ।